नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है मुक्त बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के मुक्त बाजार परिचालनों यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की घोषणा की गई है, जिससे ओएमओ न्यूज में था। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, मुक्त बाजार परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद होती है। सेकंड, ओएमओ का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना है। ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, ये मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक होता है। फोर्थ, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन यानी ओएमओ का निष्पादन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से करता है तथा इसके तहत आरबीआई जनता के साथ सीधे व्यापार नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, अगला पांचवा पॉइंट है इसमें, जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली में तरलता यानी लिक्विडिटी में वृद्धि करना चाहता है तो वह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को तरलता प्रदान करता है। 6, इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली में तरलता यानी लिक्विडिटी को कम करना चाहता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अप्रत्यक्ष रूप से धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करता है। सेवेंथ, भारतीय रिजर्व बैंक दो प्रकार से मुक्त बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन का निष्पादन करता है, जिसमें पहला है एक मुश्त खरीद यानी आउटराइट परचेज। ये स्थायी प्रक्रिया होती है और इसमें सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुश्त बिक्री या खरीद की जाती है। दूसरा है पुनर्खरीद समझौता यानी रीपरचेज एग्रीमेंट। तो यह अल्पकालिक प्रक्रिया होती है और पुनर्खरीद के अधीन होती है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है डॉक्टर जाकिर हुसैन जयंती खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है 8 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे इनकी जयंती न्यूज में थी। सेकंड पॉइंट, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सह संस्थापक डॉक्टर जाकिर हुसैन एक उत्साही शिक्षक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। थर्ड, 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। फोर्थ, जाकिर हुसैन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इटावा के इस्लामिया स्कूल से पूरी की, जिसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चले गए। पांचवा इनसे जुड़ा हुआ पॉइंट, उन्होंने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक और एडविन कैनन द्वारा रचित एलिमेंट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी का उर्दू में अनुवाद भी किया। अगला पॉइंट, अगला 6 पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ। वर्ष 1920 में 23 वर्ष की आयु में जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय को वर्ष 1925 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1935 में इसका नाम बदलकर जामिया मिलिया इस्लामिया कर दिया गया। ये आपको नया नाम याद रखना है। सेवेंथ, उन्होंने तकरीबन 21 वर्ष तक जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रमुख के रूप में कार्य किया। आठवां, वर्ष 1962 में उन्होंने भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, ये जो व्यक्तिगत तौर पर दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और वर्ष 1967 में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। नवां इनसे जुड़ा पॉइंट, देश के लिए उनकी सेवाओं के मद्देनजर
उन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जयंती से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में श्री एस.एन. सुब्रमणियन को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे ये न्यूज में थी। सेकंड, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को श्रम मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा की गई थी। थर्ड, इस परिषद की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर स्वयंसेवी गतिविधियों को शुरू करने, विकसित करने और जारी रखने के लिए की गई थी। फोर्थ पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये एक शीर्ष स्तर का गैर लाभकारी त्रिपक्षीय निकाय है तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 1950 के तहत पंजीकृत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है धौली गंगा नदी खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में ये न्यूज में क्यों है। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर धौली गंगा में गिरने के बाद नदी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई, जिससे ये नदी न्यूज में थी। आपको ध्यान रखना है, ये घटना आपने पढ़ी होगी, पूरे देश में न्यूज का सबब थी। सेकंड, उत्तराखंड की संभवतः सबसे बड़ी ग्लेशियर या हिमनदीय झील वसुधारा ताल से उद्गमित होने वाली धौली गंगा सर्पीले बहाव के साथ मार्ग तय करती हुई नंदा देवी नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरती है। थर्ड पॉइंट है, धौली गंगा आगे चलकर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ, ये गंगा की कई सहायक नदियों में से एक है। तो ये धौली गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है तपोवन जल विद्युत परियोजना यानी तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र 520 मेगावाट की एक नदी जल परियोजना है, जिसका निर्माण उत्तराखंड के चमोली जिले के धौली गंगा नदी पर किया जा रहा है। तो ये आपको रिवर याद रखनी है, धौली गंगा, और राज्य भी उत्तराखंड, ये महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है उत्तराखंड में हिमनद यानी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से हुई तबाही खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में नंदा देवी हिमनद यानी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के बाद उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिससे ये हिमनद न्यूज में था। आपको याद रखना है, नंदा देवी हिमनद। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा की यादों को ताजा करते हुए हिमनद के विखंडन से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालय की ऊपरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सेकंड, उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के तपोवन रैणी में स्थित एक विद्युत परियोजना में काम करने वाले 150 से अधिक मजदूर लापता हैं। थर्ड, आमतौर पर हिमनद झील पर बने हुए बांध के विफल होने की स्थिति में, ये आपको यहाँ पे रखना है, स्थिति में हिमनद झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की उत्पत्ति होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है GLOF की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, जिसमें पहली है, इस प्रकार की बाढ़ में अचानक और कभी-कभी क्रमिक रूप से पानी छोड़ा जाता है। सेकंड, ये बहुत तीव्रता से घटित होती है तथा इनकी अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होती है। थर्ड, इनके कारण बड़ी नदियों के निचले भागों में जल का बहाव अति तीव्र हो जाता है और इसमें बहुधा जल के परिमाण के अनुसार वृद्धि होती रहती है। अब हम लोग जानते हैं कि हिमनद विखंडन या टूटने के क्या कारण हैं, जिनमें पहला है अपरदन यानी इरोजन, दूसरा है जल दबाव में वृद्धि, तीसरा है हिम स्खलन अथवा चट्टानों का अदबाह, और चौथा है हिम के अध स्तर में भूकंपीय घटनाएं, और पांचवा है किसी निकटवर्ती हिमनद के हिमनदीय झील में समाहित हो जाने पर भारी मात्रा में जल का विस्थापन।
अगला 6 है इसके प्रभाव, यानी जो ग्लेशियर टूट जाता है उससे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। यद्यपि हिमनदीय ग्लेशियर या झीलें आकार में भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इनके लाखों क्यूबिक मीटर पानी का भंडार होता है। इन झीलों में हिम अथवा हिमनदीय अवसाद की मात्रा अनियंत्रित होने पर इनसे कई दिनों तक जल प्रवाह जारी रह सकता है, जो भारी तबाही का कारण हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं जो नंदा देवी ग्लेशियर या हिमनद है उसके बारे में। पहला पॉइंट है, नंदा देवी ग्लेशियर या हिमनद भारत में दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत नंदा देवी पर्वत का एक भाग है। सेकंड, हालांकि नंदा देवी कंचनजंगा के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है या चोटी है, लेकिन पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में स्थित ये सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों देश की सीमा में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नंदा देवी ग्लेशियर से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने 2433 करोड़ रुपए की पाइपलाइन बिछाकर पश्चिम बंगाल को भारत के गैस मानचित्र पर स्थान दे दिया है। इस पाइपलाइन से राज्य को रसोई के लिए ऐसी गैस की सुविधा मिलेगी जो एलपीजी और सीएनजी की तुलना में सस्ती और पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम लागत वाली होगी, जिससे ये परियोजना न्यूज में थी, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है, बिहार के ढोवी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर की पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक भाग है। सेकंड, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश से की गई थी। थर्ड, इस परियोजना के तहत 5 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा तक 2540 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। ये फोर्थ पॉइंट है, आगामी 2 वर्षों के भीतर वाराणसी के प्रत्येक परिवार में तथा इसके 1 वर्ष बाद पड़ोसी राज्यों के लाखों लोगों को पाइपलाइन से रसोई गैस उपलब्ध कराना है। तो ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन यानी स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा कम लागत पर जल से स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक तकनीक विकसित की गई है, जिससे ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला है, आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक खपत के लिए कम लागत स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न करने हेतु सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन चक्र के रूप में की जाने वाली प्रक्रिया द्वारा जल को सफलतापूर्वक विभाजित किया है। सेकेंड पॉइंट, सामान्यतः एसआई साइकिल यानी सल्फर आयोडीन में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के पृथक्करण के लिए गैर नवीकरणीय स्रोतों जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस की तुलना में उच्च मात्रा में ताप की आवश्यकता होती है। ये हाइड्रोजन गैस के बड़े पैमाने पर उत्पादन को आर्थिक रूप से गैर व्यवहार्य और पर्यावरण के प्रतिकूल बनाता है। थर्ड, गहन ऊर्जा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रूपांतरण संचारक कदम के रूप में उपयुक्त उत्प्रेरक डिजाइन का विकास किया जाना मुख्य उपलब्धि रही है। अगला फोर्थ पॉइंट है, ये दुनिया भर में क्लीनर और ग्रीनर ऊर्जा स्रोतों की तलाश के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिफ्थ, हाइड्रोजन गैस जीवाश्म ईंधन के नवीकरणीय विकल्प के रूप में एक व्यवहार्य विकल्प है और प्रदूषण को कम करने के लिए उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है। 6, इस खोज के माध्यम से कम लागत वाले हाइड्रोजन की उपलब्धता के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में वृद्धि और सुधार होगा, जो विद्युत चलित वाहन, प्राथमिक और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक व्यवस्था के लिए बैकअप पावर, औद्योगिक एवं आवासीय भवन और एयर टैक्सी जैसे फ्यूचरिस्टिक साउंडिंग एप्लीकेशन के क्षेत्र में एक स्वच्छ तथा विश्वसनीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का लाभ प्रदान करेगा। 7, ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के विकास
और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई फेम इंडिया योजना के कुशल कार्यान्वयन के पूरक का कार्य करेगा। तो ये आपको याद रखना है। क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है ओडिशा का सीमा विवाद खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य तब फिर से सीमा विवाद उत्पन्न हो गया जब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ओडिशा के कोरापुट जिले, ये जिला आपको याद रखना है, में कोटिया पंचायत के 3 गांवों में पंचायत चुनाव की घोषणा की गई है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला है ओडिशा को 1 अप्रैल 1936 को बंगाल, बिहार, ओडिशा प्रांत से अलग किया गया था, लेकिन दोनों के मध्य अंतर राज्य सीमा विवाद आज भी जारी है। सेकंड, ओडिशा राज्य के 30 जिलों में से 8 जिलों की पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद की स्थिति बनी हुई है। थर्ड, 30 में से 14 जिले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमाएं साझा करते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे कोरापुट जिले के कोटिया पंचायत के गांव को लेकर उत्पन्न विवाद एकमात्र प्रमुख सीमा विवाद है। अगला फोर्थ पॉइंट है वर्ष 1960 के बाद कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य क्षेत्रीय गतिरोध बना हुआ है। विवाद में कोटिया ग्राम पंचायत के 21 से अधिक गांव शामिल हैं। फिफ्थ, कोटिया पंचायत के निवासियों को ओडिशा के कोरापुट जिले के कोटंगी ब्लॉक और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में सालूर ब्लॉक दोनों से लाभ प्राप्त होता है और वे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए दोनों ब्लॉकों पर निर्भर हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओडिशा के सीमा विवाद से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में जेरंगा पोथर और ढेकिया जुली खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं न्यूज में क्यों है और क्या है। पहला पॉइंट, ये असम में स्थित 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। सेकंड, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनका दौरा किया है जिससे ये स्थल न्यूज में थे। थर्ड, पहला ऐतिहासिक स्थान असम के शिव सागर का जेरंगा पोथर है जहां 17वीं शताब्दी में अहोम राजकुमारी जायामती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। फोर्थ, अहोम राजवंश की स्थापना छोलुंगसुंगफा, यह नाम आपको याद रखना है, ने की थी। फोर्थ, दूसरा ऐतिहासिक स्थान असम का ढेकिया जुली टाउन है जो वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो ये दोनों स्थान आपको याद रखना है, कहाँ है, असम में, और ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड खबरों में। थंडर स्टॉर्म का मतलब है जो आपने देखा होगा जो आकाशीय बिजली होती है उसके समय जो तूफान आते हैं, यह बिजली उससे, ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की घोषणा की है। आईएमडी ने घोषणा की है कि ओडिशा के बालासोर में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है किसने घोषणा की है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। और कहाँ स्थापित किया जाएगा, ओडिशा में। कहाँ, बालासोर में, देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। तो ये आपको राज्य भी याद रखना है जहाँ स्थापित किया जाएगा। सेकंड, इस अनुसंधान केंद्र को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रखने, मंत्रालय और ये डीआरडीओ संगठन और तीसरा इसरो। थर्ड, इस थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड के गठन का प्राथमिक उद्देश्य बिजली गिरने के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। फोर्थ, इस केंद्र के आसपास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही यहाँ थंडर स्टॉर्म पर अध्ययन भी किया जाएगा। ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून माह के बीच बिजली गिरने के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड राज्यों को जान माल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से यह केंद्र काफी महत्वपूर्ण है। तो ये थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 खबरों में।
तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड, इस सम्मेलन का मुख्य विषय या थीम सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण तथा हमारा साझा भविष्य है। ये आपको थीम याद रखनी है। थर्ड, नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित ये 20वां, ये नंबर आपको याद रखना है, शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की जाएगी। फोर्थ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नासीद, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद भी हिस्सा लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से सवालों की शुरुआत करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रही परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए गए थे, ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी हरियाणा। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर किस नदी में गिरने के बाद नदी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई? ए ऑप्शन धौली गंगा, वी यमुना, सी गंगा, डी घाघरा। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी धौली गंगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस सम्मेलन का मुख्य विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण तथा हमारा साझा भविष्य है। सेकंड, नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की जाएगी। अब आपको प्रयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यहाँ बताना है। ए केवल एक, वी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।